गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है और इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपका किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है यूके में रहते हुए, तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको दे सकूं। हमेशा की तरह चंद बातें प्रोग्राम में जो कॉल्स लेने से पहले वो ज़रूर बोलूँगा। एक तो ये कि नाज़रीन, जब आप कॉल करते हैं तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम, जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के आपकी मुझसे बात हो सके और कोई डिले ना हो। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें, ताकि हम जो भी हमें कॉलर्स कॉल करते हैं हम उनसे बात कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जो कि अगेन मैं हर प्रोग्राम में ये 2-3 बातें रिपीट ज़रूर करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है इस प्रोग्राम में, चूँकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं डिटेल में आपसे आपके केस रिलेटेड बात कर सकूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं और आज फिर ये बोलूँगा कि जब आपकी मुझसे टेलीफोन पे इस प्रोग्राम में बात हो जाती है, तो कोई भी अब तक केस से रिलेटेड जो अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मेरी ऑब्वियसली कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि वक्त कम होता है और मेरी आपसे सिर्फ टेलीफोन पे बात हो रही होती है। मैं डिटेल में आपसे बात नहीं कर सकता, ना मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ। तो ज़रूर कोई जब आपकी मुझसे बात हो जाती है तो किसी वकील के पास जाके अपनी सिचुएशन ज़रूर डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, मेरे ख्याल में स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा होगा। इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमें और हमसे लाइव बात कर सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन इस प्रोग्राम के और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो भी अपडेट्स आती रहती हैं यूके के इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वक्तन फ़ौक्तन इस प्रोग्राम में वो देता रहूं और आपको उससे इस्तिफ़ादा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम, जिसको शुरू किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, इस प्रोग्राम से आपको ख़ास तौर पे जो इमिग्रेशन के यूके के कवानीन हैं उस सिलसिले या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उस सिलसिले में आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन भी मिल रही होगी और आपको गाइडेंस भी मिल रही होगी। लेकिन ये प्रोग्राम जो है एक जो आपका डिटेल में डिस्कशन हो सकती है किसी वकील से, उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। ये खाली एक गाइडेंस हम आपको इस प्रोग्राम में देते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, स्क्रीन पे हमारा नंबर स्टूडियो का आ रहा है। ये लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इस नंबर पे आप कॉल करके अभी मुझसे लाइव बात कर सकते हैं और जब भी आपकी नाज़रीन कॉल थ्रू होती है तो अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर लिया करें। तो नाज़रीन, अपने देखते हैं, अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं सर अली बोल रहा हूँ लंदन से। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाह रहा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। जल्दी मुख्तसरन अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया। मेरी वाइफ और मेरा बेटा पाकिस्तान से आए थे 2006 3rd of July 2016 में। उनको पूरे 10 साल हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने प्रीमियम सर्विस के लिए, वो लीगल यहाँ पर रहे हैं, तो प्रीमियम सर्विस के लिए उनकी अपॉइंटमेंट ली है 6 जून। तो सिर्फ ये कैलकुलेशन का मामला है। 6 जून 28 दिन के अंदर हमारा आता है। 3rd July 2016 में उनके पूरे 10 साल पूरे होने वाले हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा ये है कि दोनों को 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मेरे बच्चे की उम्र 12 साल से कम है। तो दोनों के लिए मुझे सेट LR एप्लीकेशन करना पड़ेगा या बेटे के लिए दूसरा और बीवी के लिए दूसरा करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, आपका जिसमें आपने कहा कि 3 जुलाई को उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और या 3 जुलाई को वो आए थे और 6 जून, सॉरी कौन सा जून को आपका की अपॉइंटमेंट है? 6 जून को मेरी अपॉइंटमेंट मैंने बुक कराई है प्रीमियम। तो वही 28 दिन ही बनते हैं ना। 28 दिन, एज लॉन्ग एज 28 दिन बनते हैं, जो कि ऑब्वियसली मुझे भी ये लग रहा है कि 28 दिन के अंदर अंदर ये है। तो 28 दिन के अंदर अंदर अगर ये है, या अगर एज लॉन्ग एज 28 दिन से ज़्यादा का टाइम ना हो तो फिर कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में यू शुड बी ओके। जहाँ तक आपका वो
दूसरा सवाल था, अगर दोनों को आए हुए यहाँ पे 10 साल हो गए, चूँकि तो दोनों को सेट एल आर अलग अलग एप्लीकेशन होती है, क्योंकि सेट एल आर में डिपेंडेंट का वो नहीं होता, दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी सर जी, मैं राम सिंह बोल रहा जी, ग्लासगो से। जी राम सिंह साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर जी, मेरा छोटा सा सवाल है। अभी मेरी फैमिली को ना डिस्क्रिशनरी लीव 2 बारी मिल चुकी है, 3-3 साल की। तो मुझे नहीं मिली। तो अब मेरे लॉयर साहब ने वो मेरे बायोमेट्रिक्स, फोटोग्राफर सारे कुछ हो गए हैं। तो मेरा कितनी देर के बाद मेरा जवाब आ जाएगा ये? नहीं, आपकी फैमिली को डिस्क्रिशनरी लीव मिल चुकी है, आपकी अभी एप्लीकेशन हुई है ना? नहीं, मेरी एप्लीकेशन उनके साथ ही थी। मैं थोड़ी आर्गुमेंट के साथ होने की वजह से मैं थोड़ा अलग हो गया था जी। तो मेरा अब केस चल रहा है। तो उन्होंने अब उन्होंने मेरा मांगा है बायोमेट्रिक्स। तो मुझे कितनी देर के बाद मुझे पता लग जाएगा, मेरा वीजा मिल जाएगा? जी, आपको एप्लीकेशन किए हुए कितना अर्सा हो गया? एप्लीकेशन तो 3-3.5 साल से चल रही है तकरीबन। अच्छा, 3-3.5 साल से चल रही है। अगर अभी बायोमेट्रिक उन्होंने आपका मांगा है तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने के अंदर अंदर कोई फैसला आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर उमर बोल रहा हूँ लंदन से। जी उमर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं टाइम 1 जनरल में था और मैं प्रीवियस सर्विस पे गया था। उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया टैक्स अमेंडमेंट की वजह से, और मुझे सेक्शन 322 और 325 लगा है, और उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील भी दिया था। तो उसमें ये हुआ था कि मैंने अपना 1 दिन का मेरा वीजा रहता था, तो मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया था अपने वीजे के लिए। तो अभी मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 5 मंथ हो गए हैं, और मैंने अपना तकरीबन सारा टैक्स भी अपना फिलअप कर लिया एचएम रेवेन्यू वालों को भेज के, और सारा फिलअप कर। तो मुझे पूछना था आपकी एक्सपर्ट राय कि आप क्या समझते हैं कि भाई मेरे को चांसेस हैं इसमें वो दोबारा वीजा देंगे या क्या करेंगे? और मेरे 10 साल नवंबर में पूरे हो रहे हैं, तो मुझे अगर मैं इससे पहले अगर रिफ्यूज कर देते तो मैं अगर एफएलआरओ अप्लाई कर लेता हूँ तो टाइम करने के लिए जो पहले उन्होंने आपको रिफ्यूज किया है तो उसमें आपने अमेंडेड टैक्स रिटर्न तो फाइल किए हुए थे ना उस वक्त? जी मैंने किए हुए थे, पहले बताया था बकायदा मेरा उसके साथ। जी, लेकिन उसके बावजूद भी रिफ्यूज किया था उन्होंने, ठीक है जी, उन्होंने रिफ्यूज किया जी। तो और उन्होंने ऑब्जेक्शन यही लगाई होगी कि अगर आपने अमेंडेड टैक्स रिटर्न्स भी किए हैं तो वो समझते हैं कि आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से काम लिया, आपने अब इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ये डाउट ऑफ डिसेप्शन किया कि भाई सिर्फ वीजा हासिल तो अगर दोबारा आपने एप्लीकेशन कर दी है और आपका वीज़ा ख़त्म होने से पहले, तो मेरा तो अपना ख्याल ये है, आई होप कि आई एम रॉन्ग, कि वो दोबारा इस ऑब्जेक्शन जो उन्होंने पहले लगा चुके हैं अभी दोबारा वो उसको उसी बेसिस पे रिफ्यूज़ करेंगे कि और फिर उसको ऑब्वियसली आपको अगर अपील का राइट मिलता है तो फिर आप इसको अपना कोर्ट में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या रीज़न था। और आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा जो है आजकल हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आपने पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं एक सर्टन इनकम पे और लेटर ऑन आपने फिर वो उतना टैक्स नहीं दिया और अब इस स्टेज पे आके आप अमेंड करते हैं, तो होम ऑफिस उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि जी अब आप इसलिए अमेंड कर रहे हैं क्योंकि अब आपको इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है और अब हमने चेक करना है। तो ये तो फिर आपके एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है कि क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से आपको अब अमेंडेड टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़े और उस वक्त आपने जो पॉइंट्स क्लेम किए थे जिस अर्निंग की बेसिस पे उस वक्त उस हिसाब से टैक्स क्यों नहीं वो किया था। तो फिर उसके हिसाब से ही अगर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है तो कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी फ़िलहाल तो बहरहाल आपका चूँकि एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आप वेट करें, और अगर खुदा न खास्ता आपका रिफ्यूज़ होता है तो इस सिलसिले में मज़ीद किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, वसीम बात कर रहा हूँ। साकिब साहब, ये पूछना था, ये जो टॉयक का रिसेंट केस अभी हुआ है, जिस तरीके से मोड़ तोड़ के उसको उन्होंने पेश किया, तो क्या वो बाकी लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है हियरिंग में? बस ये जिस तरीके से मोड़ तोड़ के किसने पेश किया? नहीं, जैसे हेड नोट चेंज कर दिया ना पहले, अच्छा, तो सबके लिए देखें बात यह है कि बिल्कुल उसको फ़ायदा हो सकता है बाकी, लेकिन ऑब्वियसली ये तो हर इंडिविजुअल जो एप्लीकेंट है जिसने टॉयक किया था उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इस पे फ़ायदा हो सकता है। जी
बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो हाँ जी सर। जी, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मेरा मोहम्मद नईम है। जी नईम साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? सर ऐसे कि मैं 99 में इधर आया था, हम्म, मसाला भी किया था, तो तकरीबन फिर मैं गाड़ी चलाते हुए अरेस्ट हो गया था 2006 में। तो मैंने इस्लामिक शादी की हुई थी, तो उसके बाद फिर मुझे ना मुझे पकड़ लिया, तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरी वाइफ मेरी ब्रिटिश थी, तो उनकी ऑलरेडी पहले शादी थी, उनके 2 बच्चे थे, तो रहते हुए काफी देर हो गई थी। उसके बाद फिर मैं छूट गया काफी देर केस, तकरीबन 1 साल के बाद एक या 2 साल चल के मुझे उन्होंने 3 साल का वीजा नहीं दिया। और 2011 में मेरी आई थोड़ी उसके साथ चपकलिश थी बात, आई खत्म हो गई। उसके बाद फिर दोबारा सेटिंग हो गई। फिर जब मैंने वीजा अप्लाई किया ना, तो उन्होंने मुझे अगला एक्सटेंशन नहीं दी। नहीं दी। तो अब ऐसा कि शादी तो हमने कोर्ट भी मैनेज कर लिया, सभी भी दोबारा शादी करके उनको बताया हुआ है। अब मुझे 3 साल का वीजा दे रहे। ये लास्ट वीक मेरा इधर अपर ट्रिब्यूनल में मेरा केस था, तो उन्होंने कोई बड़े जज ने पता नहीं क्या कि वो बोलते हैं जी आपने अपील की जगह कुछ और एप्लीकेशन की है, तो वो ऐसे करके मुझे रिफ्यूज किया है। भाई मेरा कोई रीजन बनता नहीं है। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने कोर्ट की शादी नहीं की, मैंने वो भी कर ली है, एवरीथिंग हर चीज कंप्लीट करके दे दिया। मुझे उसके साथ रहते तकरीबन 13-14 ईयर हो गए हैं। 3 साल के बाद मुझे वीजा नहीं दे रही। इस चीज की क्या रीजन हो सकती है? देखिए, इसकी रीजन की पहली बात तो ये है कि आपको खुद भी पता नहीं है एग्जैक्टली कि कोर्ट ने क्यों रीजन ये लगाया। तो जब तक वो डिसीजन जो अदालत का रीजन ये लगाया है, पता ना आपको 10 वीक का पीछे करोड़ आया था, वो जब रिफ्यूज करते थे, रिफ्यूज करके जब वो करके दोबारा भेजते थे ना, तो उसके ऊपर एक लिख के कुछ नहीं देते थे। उन्होंने सादा ही भेज दिया अपील की, जैसे ऐसे बोला अपील नहीं कर सकते आप, ये नहीं बीच में बोला। तो मेरे वकील ने उसी की अपील कर दी, तो उन्होंने बोला इसका ये जवाब नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा ही कुछ नहीं हुआ था। उसने ये रीजन लगाया। तो फिर बैरिस्टर ने बोला अपने लैपटॉप पे जाकर डाउनलोड कर, वेबसाइट बता, इधर लिख के नहीं भेजते, अपील दोबारा कर सकते हैं आप, या फ्रेश एप्लीकेशन का लिखा नहीं हुआ था। तो वकील ने ये बोला कि देखें, सॉरी मैं जरा कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड। देखें, आपको जब रिफ्यूज किया था तो आपको अपील का राइट मिला था? ऊपर लिखा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। नहीं, लेटर में तो जब रिफ्यूजल लेटर है उसमें तो लिखा होगा ना कि आउट ऑफ कंट्री राइट ऑफ अपील है, अपील राइट है। जी, कुछ नहीं लिखा हुआ था। क्योंकि जनरली जब आपको राइट ऑफ अपील देते हैं इन कंट्री, जी तो उस पर लिखते हैं। इसी तरह जब आउट ऑफ कंट्री राइट ऑफ अपील देते हैं तो वो लिखते हैं, और अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब अपील का राइट नहीं दिया उन्होंने, जनरली स्पीकिंग। तो इसलिए ये सारा देखना पड़ेगा। अब मुझे लग ये रहा है, तो उन्होंने बेसिकली आपको अपील का राइट फिर ऊपर जब आपके वकील ने अपील किया ट्राइब्यूनल में तो उन्होंने नहीं दिया। हाँ जी, उन्होंने फिर, अब मुझे अपर ट्रिब्यूनल में गया था, तो उसने ये एलिगेशन लगा के बोला 10 मिनट में मुझे फारिग कर दिया। तो मेरे वकील ने फिर मेरे बैरिस्टर को फोन किया, भाई इसका ये नहीं था, इसका दूसरा था इसका। जी, जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है वो यही मेरे ख्याल में शायद हुआ है कि आपको अपील का राइट नहीं था, जिस पे उसके बावजूद आपके वकील ने शायद अपील किया, और फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल ने फिर शायद ऑब्वियसली जब एप्लीकेशन कंसिडर की होगी तो उसको फिर उन्होंने कहा होगा कि इसमें अपील का राइट नहीं मिला तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मैं ऑब्वियसली फॉर श्योर नहीं बता सकता जब तक कि मैं देखूँ नहीं डॉक्यूमेंट। मेरा मशवरा ये है कि आप ऑब्वियसली किसी वकील के पास जाके वो डॉक्यूमेंट लेके जाएँ, और जो अपर ट्रिब्यूनल का डिसीजन है तो उसके हिसाब से ही फिर आपको मशवरा दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं फरजाना बात कर रही हूँ लंदन से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि हम ना 2010 में आए थे। मैं अपने भाई के डिपेंडेंट बन के, उनकी मिसेज, मैं सिस्टर, मेरा बेटा और मेरी मम्मा, 4 बंदे आए थे भाई के डिपेंडेंट में, एम्बेसी के थ्रू। तो अभी रिसेंटली उन्होंने हमारा ना केस, मेरे बेटे को 2.5 साल का वीजा दिया है और बाकी सबका रिफ्यूज कर दिया है। तो आप जब आप एज ए विजिटर आए थे? नहीं, हम 5 साल का वीजा था हमारा। 5 साल का वीजा था, तो 5 साल के वीजे पे आए थे। उसके बाद हम तकरीबन, हमें यहाँ रहते हुए भी 14 साल हो गए हैं। अच्छा।
तो अभी अच्छा, आप एक सेकंड जरा मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आके आपसे फिर बात करूंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।